शनिवार को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान सारी निगाहें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की भाषणों पर थी। राहुल गांधी ने विपक्षी तरफ से मोर्चा संभालते हुए सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि दरअसल देश में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास संविधान के जरिए देश चलाने में कतई नहीं है। उन्होंने उदाहरणों के जरिए इस बात को साबित करने की कोशिश की कि संविधान का किन किन सवालों पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हनन कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एकलव्य का उदाहरण देते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश की कि दरअसल जो समाज में पिछड़े और शोषित हैं उनकी अनदेखी हो रही है और संविधान प्रदत्त अधिकार उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद में संविधान की चर्चा पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एकलव्य की गाथा से अपना भाषण शुरू करते हुए आरक्षण की सीमा पर जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर सबसे पहले उन्होंने सावरकर पर सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। सावरकर ने कहा था भारत के संविधान के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। उसके बाद उन्होंने युवाओं की बात उठाई, जब उन्होंने कहा कि जब आप पेपर लीक करवाते हैं तो आप देश के युवाओं का अंगूठा काटते हैं। उसके बाद उन्होंने संभल का मुद्दा भी उठाया और संभल में उन्होंने कहा कि मैं संभल गया था लेकिन मुझे जाना नहीं दिया, लेकिन पीड़िता के परिवार जो मिले, यहाँ आकर मिले, उनसे जब बात हुई तो वो डर के साए में जी रहे हैं और यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति चलता है। उन्होंने कहा कि हम इस इक्वालिटी को लाने के लिए कास्ट सेंसस कराएंगे। यहाँ तक जाति जनगणना का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और वहीं आखिर में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो हम तोड़ के रहेंगे और 50% से आगे ले जाकर रहेंगे। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर बनी जबलपुर में उन्होंने कहा इमरजेंसी में भी लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते, हट सकते। सर, उनको 2 महीना के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया क्योंकि उन्होंने डिसेंट किया था। ये लोग क्या बात करते हैं सर। और मालूम है सर, जब उस केस की सुनवाई हो रही थी, इसी जस्टिस HR खन्ना ने पूछा अटॉर्नी जनरल, इफ ए पर्सन इज शॉट while he being arrested, does he have any relief? No, in emergency has no relief. ये शर्मनाक बात करने वाले। सर जी धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, शैलजा जी, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। Thank you, sir. It's an honor for me to speak about an issue that is so incredibly important for every citizen of this free nation of ours. Sir, our most sacred document is our Constitution. Sir, it not only protects us, but also guides us in our quest for justice and equality. Sir, as we celebrate the 75th anniversary of Samvidhan Divas, we should also remember that we should not reduce it to mere tokenism of speaking on various issues for just 2 days. Sir, we have to live our Constitution every single day of our life. Sir, Dr. Ambedkar said, the Constitution is not a mere piece of paper, it is a living document. Sir, today it has become the order of the day to first demolish the Constitution and then try to resurrect it. It has also become the order of the day by the ruling disposition to demonize some of our founding fathers. Sir, who can deny the role of Jawaharlal Nehru? Sir, the making of the Constitution began with the establishment of the Constituent Assembly on December 13th. रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर बनी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कल कैबिनेट ने पास किया था और अब उसे सोमवार को लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री हैं, वो पेश करेंगे।
कुल मिलाकर एक प्रयास है। मोदी सरकार एक जो कमिटमेंट लगातार लेकर चल रही थी, देकर चल रही थी कि वो देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को लाना चाहती है, क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से पैसों का भी खर्च होता है और समय की भी बर्बादी होती है और विकास कार्य रुकते हैं। इसे लेकर सोमवार को अब एक फाइनल पहल आप कह सकते हैं कि सरकार लोकसभा में बिल लाकर एक फाइनल पहल करना चाहती है। हालांकि तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में है। विपक्षी दलों का कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस में भारत में कई सारी खामियां हैं और वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव उन खामियों को दूर नहीं कर सकेगा। ये राजनीतिक फायदे के लिए मोदी सरकार करना चाहती है। सरकार चाहती है कि इस पर एक आम राय बने, बिल को जेपीसी को दे दिया जाए ताकि राजनीतिक दलों समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इस बिल को पर एक आम राय बन जाए ताकि संसद के दोनों सदनों से इसे पास कराने में आसानी हो और कामयाबी मिल सके। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2017 से अब तक यानी 2024 तक कुल 5 गठबंधन किया है, लेकिन मामला अटक जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में किसी भी बड़े मुद्दे पर सपा और कांग्रेस एक साथ नहीं आई, कोई भी मंच साझा नहीं किया। सबसे पहले साल 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ और चुनाव बाद टूट गया। साल 2018 में लोकसभा उपचुनाव में सपा का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन वो भी लंबा नहीं चला। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव के बाद उसकी भी गांठ खुल गई। 2022 में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो भी चुनाव के बाद टूट गया। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव साल 2027 में काडर मतों का बिखराव न हो, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल में चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो बद से बदतर हो गई है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और वहीं जिस तरीके से अपराध में दिल्ली जो है वो नंबर 1 के आंकड़े पर पहुंच गई है, इस तरीके की जो चिंताएं हैं वो अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त की है। वहीं बताया गया है कि इस चिट्ठी में कि जो दिल्ली में जो ड्रग्स के मामले हैं वो करीब 350% जो है वो अधिक बढ़ गए हैं। साथ ही जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिल रही है, साथ ही जो हत्याओं का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इन सब चीज़ों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए लिखी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उसके जरिए जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है और आगामी जो दिल्ली के चुनाव हैं उनको लेकर के जिस तरीके से मुद्दा बनाया हुआ है तो उस पे अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब 15 दिसंबर को होगा। सूत्रों के मुताबिक महायुति की तीनों पार्टियों में 21, 12 और 9 का फार्मूला तय हुआ है, जिसमें ये भी तय हुआ है कि अभी सभी मंत्रियों को एक साथ शपथ नहीं दिलाया जाएगा, यानी तीनों पार्टियों के कोटे से कुछ मंत्री पद खाली रखा जा सकता है। यह शपथ ग्रहण समारोह कल नागपुर में होगा। बताया जाता है कि एनसीपी और शिवसेना के जो टॉप लीडरशिप है उनको राजस्व और गृह निर्माण या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, तीनों पार्टियों में अब ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से करीब 45 मिनट तक बैठक की। इसके बाद यह पूरी तरह से तय हो गया कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के प्रति अपने स्टैंड को काफी कड़ा कर दिया है। इस कड़ी में उद्धव ठाकरे ने दादर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर का मुद्दा उठाया है। इस हनुमान मंदिर को अतिक्रमण बताते हुए रेलवे विभाग ने हटाने के नोटिस जारी किया है। उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद राज्य में सियासत काफी गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या मंदिर भी अब बीजेपी शासन में सुरक्षित नहीं है। रेलवे ने 4 दिसंबर को मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी को नोटिस जारी कर इसे अतिक्रमण बताया है। रेलवे के अनुसार ये मंदिर उनकी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया गया है। उद्धव ने इसे 80 साल पुराने मंदिर को गिराने का फतवा बताते हुए कहा कि ये कौन सा हिंदुत्व है।
इस मामले में राजनीतिक रंग लेने के बाद बीजेपी भी मैदान में उतरी। बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमें हिंदुत्व न सिखाए। बीजेपी ने कहा कि रेलवे ने आश्वासन दिया है कि दोबारा इस नोटिस की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं नवनीत राणे ने कहा कि हनुमान चालीसा पर जब जेल में डाला गया था तब हिंदुत्व कहाँ था। उद्धव ठाकरे की ओर से आदित्य ठाकरे और संजय राउत यहां पर 5 बजे के करीब आरती करेंगे। कैमरा पर्सन अंशल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में भजनलाल सरकार को सत्ता में आने के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में अपने चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर बीजेपी सरकार तमाम वादों को पूरा करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी सरकार ने चुनाव के वक्त 1 लाख लोगों को पहले साल में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले 80,000 के करीब नौकरियों की विज्ञप्ति निकालने का निर्देश जारी कर दिया और नौकरियों की विज्ञप्ति भी निकल गई। इसके बाद किसानों और पशुपालकों से किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस किसान सम्मेलन में न केवल किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की गई 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए दूध डेयरी के वितरण का भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आज भजनलाल शर्मा की ओर से उदयपुर में महिलाओं को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कई सारी और बड़ी योजनाओं की सौगात भी सरकार की तरफ से आज दी जा रही है। आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार द्वारा अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए कई और बड़ी सौगातें राजस्थान के सभी वर्ग के लोगों के लिए जारी किया जाएगा। इस तरह का बीजेपी के नेता दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान निधि की घोषणा के बाद अब बीजेपी सख्ते में नजर आ रही है और अब इसको लेकर वो क्या तोड़ कर सकती है, इसको लेकर हर रोज नए नए फैसले करती नजर आ रही है। फिलहाल वो इसका क्या तोड़ निकालेगी ये तो अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी बहुत जल्द 3,500 प्रति महीने की दर से महिलाओं के खाते में देने का ऐलान कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस बार दिल्ली बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि पंजाब सरकार ने तो 2022 में महिलाओं को 1,000 देने का वादा किया था, वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो वो मुख्यमंत्री बताएं कि क्या पंजाब सरकार अपनी घोषणा के अनुसार पंजाब में महिलाओं को सम्मान राशि दे रही है या नहीं। इसके बाबत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बीजेपी ने लेटर लिखा है और उसमें साफ तौर पर ये सवाल पूछा है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।